साथियों, कल हमने चैप्टर 38 में आपसे पितृदोष के बारे में बात की थी। आइए आज एक ऐसे ही विषय ग्रहण दोष पर बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि चंद्रमा या सूर्य के साथ राहु बैठे हों तो उसको ग्रहण दोष बताया जाता है, और समस्या चाहे किसी और कारण से हो, लेकिन दोष ग्रहण दोष पर मढ़ दिया जाता है कि यह समस्या ग्रहण दोष के कारण है। लेकिन इस ग्रहण दोष की बात करने से पहले आपको कुछ मूलभूत बातें अवश्य समझ लेनी होंगी। पहले उन पर बात कर लेते हैं, फिर ग्रहण दोष पर आते हैं। यहाँ आपको एक मेष लग्न की कुंडली दिख रही होगी। इसे ही काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। जो लोग जानते हैं उनको मालूम है काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की कुंडली को ही कहा जाता है, पर यह सिर्फ उनके लिए जो नए हैं वो समझ लें कि काल पुरुष की कुंडली और मेष लग्न की कुंडली एक ही होती है। ज्योतिष के सारे सिद्धांत इसी काल पुरुष की कुंडली को लेकर लिखे गए हैं, और इस वजह से अन्य लग्नों की कुंडलियां देखते समय इस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इन सिद्धांतों को अप्लाई करते समय लग्न बदल गया है इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए, वरना आपके फल कथन में बिल्कुल भी सत्यता नहीं आ पाएगी। क्योंकि यहाँ पर लग्न बदलते ही भावेश बदल जाते हैं। अब यहाँ जो चार्ट आप देख पा रहे होंगे उसमें प्रथम, पंचम और नवम भाव में क्षत्रिय लिखा हुआ है, द्वितीय, षष्ठ और दसम भाव में वैश्य लिखा हुआ है, तृतीय, सप्तम और एकादश भाव में शूद्र लिखा हुआ है, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में ब्राह्मण लिखा हुआ है। ज्योतिष में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण ये चार त्रिकोण बनते हैं, और कोई भी ग्रह यदि इन चारों त्रिकोणों में से कोई भी एक त्रिकोण खड़ा कर देता है, असल में वही राजयोग का त्रिकोण होता है। यानी असली राजयोग यही त्रिकोण बनाते हैं। अब संसार में आप देखेंगे तो अरबों की आबादी है, और इनमें भी यशमान प्राप्त और सुखी लोग गिने चुने ही होते हैं। इसी तरह यह राजयोग के त्रिकोण भी गिनी चुनी कुंडलियों में ही पाए जाएंगे। आपके पास जो भी कुंडलियां हों उनमें आप देख सकेंगे, और वास्तविक राजयोग यही होता है, वो नहीं जो प्रचलित सिद्धांतों में बताया गया है कि त्रिकोण और केंद्र इनके अधिपति अगर कोई संबंध बनाते हैं तो वो राजयोग हो जाता है। केंद्र और त्रिकोण के अधिपतियों के संयोग से बने राजयोग तो हर एक दूसरी कुंडली में आपको मिलेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा मिलता दिखता नहीं है। केंद्र और त्रिकोण के राजयोगों से बने राजयोग वाले जातक तो आपको ठेला गाड़ी खींचते हुए भी मिल जाएंगे, लेकिन प्राय हर एक दूसरी कुंडली में यह मिल ही जाता। तो असली राजयोग इन त्रिकोणों से बनता है, और इस राजयोग के त्रिकोण के बारे में हम कभी भविष्य में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा यह विषय नहीं है, इसलिए हम अगली बात पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, जहाँ क्षत्रिय लिखा है, वैश्य लिखा है, शूद्र लिखा है, ब्राह्मण लिखा है, और उसके साथ साथ राशियां लिखी हैं। तो पहली बात आप यह समझ लीजिए कि इन राशियों का वर्ण भी वही है। जैसे मेष के साथ क्षत्रिय लिखा है तो मेष राशि क्षत्रिय वर्ण की है, वृक के साथ वैश्य लिखा है तो वो वैश्य वर्ण की राशि है। इसी तरह इन राशियों के वर्ण होते हैं। हमारे साथ आपको बहुत दूर तक चलना है, कुछ जानना समझना है, कुछ हमारे अनुभव प्राप्त करने हैं, तो आप इन वर्णों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको बार बार हमारे द्वारा इस वर्ण शब्द का प्रयोग मिलेगा। वहां पर हमारी बात समझने में आपको बहुत आसानी होगी, इसलिए आप इन वर्णों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मेष, सिंह, धनु ये क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं, वृक, कन्या, मकर ये वैश्य वर्ण की राशियां हैं, मिथुन, तुला, कुंभ ये शूद्र वर्ण की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन ये ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। ये कुल 4 वर्ण होते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। और इन्हीं चारों से एक त्रिकोण खड़ा होता है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि हम भविष्य में बात करेंगे। तो इन वर्णों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, ये भविष्य में आपके बहुत काम आने वाले हैं।
अभी तक हमने आपसे जो बात की उससे अनचाहे में ही आपकी एक समस्या अवश्य दूर हो गई होगी। आपको अक्सर यह याद करना पड़ता है कि कौन से ग्रह मित्र हैं, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बात दिमाग में रख लीजिए कि जिन राशियों का वर्ण एक है उनके राशि स्वामी आपस में मित्र होते हैं। या आप इसे ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं कि हर राशि से 5वीं राशि का स्वामी उसका मित्र है। जैसे 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 ये आपस में मित्र होते हैं। ये एक त्रिकोण का हिस्सा मित्र ही बनते हैं, कोई शत्रु ग्रह आके त्रिकोण का हिस्सा नहीं बन सकता। अब आइए आज के हमारे मूल मुद्दे पर आते हैं, ग्रहण दोष पर। यह आखिर है क्या और इसे हम समझें कैसे। अब चार्ट देखिए, जो लोग चंद्र और केतु को ग्रहण दोष मानते हैं यह तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात, क्योंकि चंद्र और केतु ये ब्राह्मण त्रिकोण का हिस्सा है और त्रिकोण के स्वामी आपस में शत्रुता नहीं रख सकते, इसलिए यह तो ग्रहण दोष नहीं हो सकता। इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो त्रिकोणों का हमने आपको बताया वही इस बात को सिद्ध कर देता है कि चंद्र और केतु ये कभी शत्रु नहीं हो सकते। अब दूसरी स्थिति, यहाँ चार्ट देखिए, चंद्र ब्राह्मण वर्ण है और राहु वैश्य वर्ण का है। ब्राह्मण और वैश्य वर्ण की राशियां चार्ट में आपको बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल समसप्तक यानी एक दूसरे की मारक। तो मेष लग्न में चंद्र और राहु की यह स्थिति यह बिल्कुल सही है, इसे नाम ग्रहण दोष का दे दिया गया है, लेकिन यह एक कुयोग है। इसे आप ग्रहण दोष का नाम दे दीजिए या जो भी आपकी इच्छा हो वो नाम दे दीजिए, लेकिन यह योग अच्छा नहीं है। यहाँ चतुर्थेश चंद्रमा यानी मन और राहु जो सोच का ग्रह है वह मन को उद्वेलित किया रहता है। यदि चंद्र के साथ राहु बैठ जाए मेष लग्न में तो वह मन को उद्वेलित किए रखता है, एक प्रकार का भय उसमें देता है, क्योंकि मन ही सोचता है और भय सिर्फ सोच में ही व्याप्त होता है। असल में भय कुछ होता नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा, कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली चीज नहीं है, भय हमेशा मन में होता है। इसलिए चतुर्थेश चंद्रमा को षष्ठेश राहु ये भय देता है। तो यह बात मेष लग्न में तो बिल्कुल सही बैठती है। यानी फार्मूला यह है कि चतुर्थेश और षष्ठेश की युति सो कॉल्ड ग्रहण दोष या जो भी आप नाम दें, ये मेष लग्न में तो बिल्कुल सही बैठती है और यह भय देता है, मन को मथता है। अब संसार में सभी जातक तो मेष लग्न के हो नहीं सकते। 12 लग्न हैं तो संभावना यह है कि 1/12 हिस्सा मेष लग्न के होंगे, यानी 8.33% लोग मेष लग्न के हो सकते हैं, बाकी के अन्य लग्नों के होंगे। तो आइए अब लग्न बदल कर देखते हैं, फिर इसकी सच्चाई देखते हैं कि बाकी के लग्नों पर यह कितना लागू होता है। अब उदाहरण के लिए हम एक कन्या लग्न की कुंडली ले लेते हैं और इसमें मान लेते हैं कि चंद्र और राहु तीसरे भाव में बैठे हैं। तो प्रचलित मान्यता के अनुसार यह ग्रहण दोष हो गया। अब यहाँ जरा विचार कीजिए, राहु लग्नेश है और चंद्रमा एकादशेश, तो यहाँ इनका चतुर्थेश और षष्ठेश होने जैसा व्यवहार नहीं होगा। चंद्रमा की दशा में चंद्रमा एकादशेश के फल देगा, लग्नेश की दशा होने पर राहु लग्नेश के जैसा फल देगा। यानी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मन और सोच यानी चतुर्थ और छठे भाव का यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं बनता है, इसलिए यह ग्रहण दोष नहीं कहलाएगा। और ना ही उस जातक को आप इस प्रभाव में कभी देखेंगे कि उसके मन में कोई भय व्याप्त है या और कुछ है। फिर इस कन्या लग्न की कुंडली में यह ग्रहण दोष कैसे बनेगा, इस बात को देखिए। सूत्र के अनुसार चतुर्थेश और षष्ठेश की युति से ग्रहण दोष बनता है। अब कन्या लग्न में चतुर्थेश होता है गुरु बृहस्पति और षष्ठेश होता है शनि। तो कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और शनि की युति होगी तो वह तथाकथित ग्रहण दोष बनाएगा। इस जातक का मन उद्वेलित रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ चतुर्थेश है, मन कालपुरुष की कुंडली का चंद्रमा यही गुरु है, और शनि यहाँ षष्ठेश है जो कि कालपुरुष की कुंडली का राहु है। तो यह योग यहाँ पर बनेगा। अभी तक हमने चंद्र और राहु की स्थितियों के बारे में आपको बताया कि यह चंद्र और राहु से बनने वाला मेष लग्न का जो ग्रहण दोष है यह अन्य कुंडलियों पर किस तरह से लगेगा। अब आइए सूर्य और राहु की युति के बारे में बात कर लेते हैं।
अब अगर काल पुरुष की कुंडली में सूर्य और राहु की युति होगी तो यह भी एक ग्रहण दोष जैसा ही होगा, या आप इसको जो भी नाम दे लें, यह कोई अच्छा योग तो नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पंचमेश है, बुद्धि का कारक, और राहु षष्ठेश होता है। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य पंचमेश को राहु खराब करता है, उसकी सोच को खराब करता है, यानी बुद्धि पर ग्रहण लगा देता है। इस ग्रहण का मतलब यही है, जब सूर्य और राहु की युति होगी मेष लग्न में तो वह बुद्धि को ग्रहण लगाएगा, यानी बुद्धि को अस्थिर कर देगा। लेकिन यह सूत्र भी सिर्फ मेष लग्न यानी काल पुरुष की कुंडली पर ही लागू होगा, बाकी अन्य कुंडलियों पर लागू नहीं होगा। अन्य कुंडलियों से हमारा मतलब अन्य लग्नों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही लग्न बदलेगा वैसे ही पंचमेश और षष्ठेश भी बदल जाएंगे। हमने चंद्र और राहु के विषय में बात करते समय कन्या लग्न का उदाहरण लिया था। यहाँ पर आइए हम मिथुन लग्न का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर सूर्य तृतीयेश होगा और राहु चतुर्थेश होगा, तो ये कहीं से भी पंचमेश और षष्ठेश वाला योग नहीं बनेगा। यह तृतीयेश चतुर्थेश का योग है, जो अपनी दशाओं में अपने अपने भाव के अनुसार फल देंगे, लेकिन यह यहाँ पर ग्रहण दोष नहीं बना सकते। अब मिथुन लग्न में पंचमेश शुक्र होगा और षष्ठेश मंगल होगा, तो यदि इन दोनों की कहीं भी युति हो तो वह यह ग्रहण दोष बनाएगी, यानी बुद्धि पर षष्ठेश ग्रहण लगा देगा, बुद्धि अस्थिर कर देगा, बुद्धि में एक रूपता नहीं रह पाती। तो कुल मिलाकर ग्रहण योग को ऐसे समझिए कि चतुर्थेश और षष्ठेश की युति है तो वह चंद्र राहु वाला ग्रहण योग है, जो कि मन में भय व्याप्त करता है, और जो षष्ठेश के साथ पंचमेश की युति होती है उसे आप राहु और सूर्य वाला ग्रहण समझिए, जो बुद्धि को अस्थिर कर देता है, यानी उसकी बुद्धि सही ढंग से काम नहीं कर पाती, तो यह ग्रहण दोष कहलाता है। आप सिंपली सूर्य राहु या चंद्र राहु याद रखने की बजाय आप किसी भी लग्न में चंद्र राहु की जगह चतुर्थेश षष्ठेश की युति देखिए, सूर्य राहु की जगह पंचमेश और षष्ठेश की युति देखिए। यह मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक सब पर लागू होगा। आपने बहुत से ग्रंथों में पढ़ा होगा कि षष्ठेश की युति किसी के साथ भी अच्छी नहीं मानी गई। उसका कारण यही है, यानी यह जिस भावेश के साथ भी संयोग करता है उसमें कुछ ना कुछ कमजोरी पैदा कर देता है। यहाँ जैसे चतुर्थेश के साथ षष्ठेश सम्मिलित हुआ तो उसके मन में भय व्याप्त कर देगा। पंचमेश यानी बुद्धि यानी सूर्य इसके साथ में सम्मिलित हो गया तो बुद्धि को अस्थिर कर देगा। अब इसे ग्रहण के नाम से शास्त्रों में प्रचलित किया गया है। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दें, यह योग अच्छा नहीं है। तो आइए अब लगे हाथ हम आपको कुछ ही रेमेडी इनके लिए आपको दे देते हैं। यानी तथाकथित चंद्र राहु का ग्रहण दोष यानी चतुर्थेश षष्ठेश की युति किसी भी भाव में हो, उसे आप चंद्र राहु वाला ग्रहण दोष मान सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के किसी भी मंत्र का थोड़ा बहुत 10-5 मिनट जाप करें। चंद्र और राहु दोनों की वस्तुओं का किसी भिखारी को दान किया करें ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय। जैसे राहु का नारियल हो गया, चंद्रमा का जैसे दूध, चावल, मिश्री, इनका दान करना चाहिए। और चंद्रमा के किसी भी मंत्र का 10-5 मिनट चंद्र ग्रहण के समय जाप करना चाहिए, तो यह कुयोग अपने आप शांत होता रहता है। इसी तरह सूर्य राहु यानी पंचमेश षष्ठेश की युति हो तब क्या करना है, तो किसी भी सूर्य के मंत्र का सूर्य ग्रहण के समय में ऐसे जातकों को जाप करना चाहिए। और सूर्य और राहु की वस्तुओं का दान मंदिर में करना है। चंद्र और राहु वाले कुयोग में भिखारी को दान करना है, सूर्य और राहु की युति वाले में वस्तुओं का दान मंदिर में करना है। अब इन वस्तुओं में जैसे नारियल हो गया, उड़द हो गया, काले तिल हो गए, गेहूं और गुड़, ये भी सूर्य की वस्तुएं हैं, तो इनका अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार मंदिर में दान करें सूर्य ग्रहण के समय। और सूर्य के मंत्र का जाप करें जितनी देर भी आपसे हो सके। तो आशा करते हैं आज आपके मन से एक बहुत बड़ा भ्रम दूर हुआ होगा और आपने वर्णों की व्यवस्था ज्योतिष में किस प्रकार से लागू होती है इसको भी समझा होगा। वास्तव में किताबों में बहुत अनमोल सूत्र लिखे हुए हैं, लेकिन उन सूत्रों को डिकोड करने की कला आनी चाहिए, फिर सब शास्त्र सही हैं। अगर आप शास्त्र को समझ नहीं सकते और लकीर पीटेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि आप उनको सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाएंगे तो वो बहुत अनमोल हैं। आज हमने यही कोशिश की है कि किस तरह से शास्त्र
पितृ की बातों को समझना है। इसको समझने की कला आप सीख गए तो फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।